मेहता, महतो, कुर्मी, कुर्मी और कोयरी कौन है आखिर आप लोग? कोयरी एक अलग जाति है, कुर्मी एक अलग जाति है। क्यों आदिवासी बनना चाहते? कोई एक व्यक्ति आदिवासी नहीं बनना चाहता है। आप लोगों की लड़ाई में तो अलग रास्ते पर वो चल पड़े। कुछ लोग अगर सड़क पर उतरे हैं उसी पूरे समुदाय को नहीं जोड़ सकते। आप लोग बंगाल जा रहे थे, सुदेश महतो से भी डीएसपी साहब की तीखी नोक-झोंक हुई। वो कहने लगे कि कोर्ट का आदेश है तो आप नहीं जा सकते। कोर्ट का आदेश था, वो 20 तारीख के आंदोलन के लिए था। हम लोग तो 20 तारीख के बाद जा रहे थे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक आंदोलन हुआ रेल रोको, और पूरी तरह से कुर्मी समाज के लोग रेलवे का चक्का जाम कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि आखिर कुर्मी आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं और कब तक ऐसे आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे पर बात करेंगे हम। आजसू के नेता हैं, काफ़ी तेज तरार है और वक्ता के रूप में अपने तमाम शब्दों के सवालों का जवाब जो है वो सरल तरीके से देते हैं। तो हमारे साथ संजय मेहता हैं। क्या कहेंगे आप लोग, आखिर क्यों आदिवासी बनना चाहते? पहला सवाल तो यही हर लोगों के जहन में है। नहीं, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कोई एक व्यक्ति आदिवासी नहीं बनना चाहता है। ये सब्जेक्ट है एसटी इंक्लूजन का, जो एक समाज की मांग है। और आदिवासी शब्द और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इस शब्द में पहले आपको फ़र्क समझना होगा। अनुसूचित जनजाति सरकार के द्वारा एक आधिकारिक शब्द है, और आदिवासी शब्द उसको कहते हैं कि जो बहुत आदिकाल से किसी इलाके में बस बसाव कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक फ़र्क हो गया आदिवासी शब्द में और अनुसूचित जनजाति शब्द में। तो जिस समाज की ये मांग है वो अनुसूचित जनजाति में खुद को अधिसूचित करने की मांग कर रहे हैं, नोटिफाई करने की मांग कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किया जाए। और इसके पीछे उनके कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, तर्क हैं, संदर्भ हैं। 1931 का संदर्भ है, 1913 का संदर्भ है, 1951 में उनको बाहर किया गया ये संदर्भ है, डीएनए रिपोर्ट का संदर्भ है, और तमाम तरह का उनका अपना जो टोटेम है, उनकी जो भाषाई संस्कृति है, उनकी जो अपनी संस्कृति है, पहचान है, इसको लेकर के उनके अपने तर्क हैं और संदर्भ हैं। तो जब ये समाज 75 सालों से ये डिमांड कर रहा था तो इसका आंदोलन एक बड़ा स्वरूप ले रहा था। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जिस तरीके से हम लोगों ने सरना धर्म कोड का, पेशा कानून का, स्थानीय नीति का, खतियान का, नियोजन नीति का, यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने का, यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार की बात की है, ठीक उसी तरीके से एक समाज के मांग को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। तो ये कहना कि हम लोग क्यों बनना चाहते हैं आदिवासी, ये तर्कपूर्ण नहीं होगा। एक समाज की मांग है और वो समाज एसटी इंक्लूजन की मांग कर रहा है। जिस दिन आप लोगों ने रेल चक्का जाम किया, आदिवासियों ने विरोध शुरू कर दिया, और आज भी रामगढ़ में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हुंकार भर रहे कि किसी कीमत पर एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और सभी के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनको भी अपनी बात को रखने का अधिकार है। और आदिवासी समुदाय तो झारखंड में मतलब आप कहिए कि ब्रिटिश से के काल के समय से और उसके पहले से भी लगातार यहाँ संघर्ष करता रहा है। मैं देखता हूँ अगर झारखंड के इतिहास को, मतलब आप तिलका मांझी का जब इतिहास उठाते हैं 1784-85 में, और हम लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति हो गई, तो उससे पहले तो 1855 में हूल क्रांति हो गई सिद्धू कान्हू की। बिरसा मुंडा का आंदोलन है, वीर बुद्धू भगत का आंदोलन है, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन है, तिलका मांझी का आंदोलन है। और झारखंड का जो ये आंदोलन है वो सामूहिक और साझा संघर्ष आंदोलन रहा है। जैसे यहाँ पर शेख भिखारी का भी खून बहा, टिकैत उमराव का भी बहा, यहाँ पर सभी लोग लड़े। बाद के काल में आप देखेंगे तो निर्मल बाबू ने भी संघर्ष किया, गुरुजी ने संघर्ष किया, ए के राय ने संघर्ष किया, मनिंद्र नाथ मंडल ने संघर्ष किया, जीतराम बेदिया ने संघर्ष किया। तो झारखंड तो सबको मिला करके बना है। तो ये तो एक साझा संघर्ष की धरती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर साझा संघर्ष की झारखंड धरती है तो हम सबको साथ चलने की भी ज़रूरत है। और इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि एक समाज मांग कर रहा है तो किसी का हक अधिकार छीन लिया जाएगा क्या। आज आप मणिपुर और नागालैंड और तमाम वैसे स्टेट्स को देखिए जिसके लिए 371 में स्पेशल प्रोविज़न है। तो उन राज्यों में जहाँ पर छठी अनुसूची लागू है, क्यों? क्योंकि आदिवासी और जनजातीय आबादी जो है उसकी बहुलता है।
अगर झारखंड में भी जनजातीय आबादी की बहुलता हो जाएगी तो यहाँ भी 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा, और 6 शेड्यूल लागू होगा तो ग्राम सभा बहुत सशक्त हो जाएगी। ज़मीन अधिग्रहण बहुत यहाँ पर जटिल हो जाएगा, आप आमतौर पर ज़मीन यहाँ अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं। और वो बाद के इधर के कालखंड में, इधर 2024 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, गुज्जर और बकरवाल एक जाति है तो उसको एसटी में शामिल कर दिया गया। तो बाद में पहाड़ी जनजाति को जम्मू में शामिल करने की बात कही जाने लगी, उसको सरकार ने शामिल भी कर दिया। तो जब पहाड़ी को शामिल किया जाने लगा तो गुज्जर और बकरवाल ने विरोध किया। तो मैं कहता हूँ कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला कौन लेता है? सरकार लेती है, नौकरशाही उस पर काम करती है। और ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। स्टेट से प्रपोजल जाएगा, और वो प्रपोजल किसके आधार पर जाएगा? TRI जैसी संस्थाओं के सर्वेक्षण के आधार पर। फिर वो जाएगा जनजातीय आयोग को, फिर मंत्रालय से वहाँ पर रिपोर्ट मांगा जाएगा, फिर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल की भूमिका होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर संवैधानिक संशोधन होगा, और उसके बाद कोई ST सूची में सम्मिलित होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस लंबी प्रक्रिया में सरकार और शासन का काम है, वो तथ्यों का अवलोकन करेंगे, संदर्भों का अवलोकन करेंगे, उनको जो उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। तो इसमें आपस में उलझने की कोई बात नहीं है। सबको, जैसे आज हम कह रहे हैं ना कि पेशा कानून को आप लागू करिए, आज हम ये कह रहे हैं कि सरना आदिवासी कोड को लागू करिए, ये पहले भी था, इसको हटा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पहले था, उसको हटा दिया गया, तो आज लोग मांग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इनका संदर्भ और तथ्य है कि 1931 में हम शामिल थे, 1913 में हम शामिल थे, 1951 में हम लोगों को हटा दिया गया। तो इसका अवलोकन किया जाए, तथ्यों की जांच हो। तो यही तो ये मांग कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब संविधान में सबको अधिकार है तो उनको बातों को रखने दीजिए, आपस में हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि महतो और मांझी इस राज्य के अंदर हमेशा से भाई भाई रहे हैं और सबका सामूहिक संघर्ष रहा है। तो सबको मिलकर के चलना होगा, तभी ये राज्य समृद्ध हो पाएगा। कहा जा रहा है कि जब अंग्रेज के समय आखिरी बार जनगणना हुई थी जिसमें आप लोग को बाहर किया गया, तो वहाँ पर कई लोगों ने तर्क दिया था कि हम ऊंची कास्ट के हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत है, इसी वजह से हम ST में नहीं रहना चाहते। कई लोग ये अभी तर्क दे रहे हैं। देखिए, आपको इसको मैं समझाता हूँ, आपके दर्शकों को। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार में जो जनजाति रही है, उसकी जो अनुवांशिकी है, उसका जो DNA है, वो ट्राइब से मैच करता है। अब जो यहाँ की कम्युनिटी है वो कह रही है कि KURMI और KUDMI में एक बेसिक फ़र्क को समझना होगा। 1894 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने एक डिमांड शुरू कर दी उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में कि जो KURMI वाली कम्युनिटी है, कुर्मी, वो ऊंची जाति में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने क्षत्रिय महासभा बना दिया, और ये 1913 और 1931 तक ये मेमोरेंडम देते रहे। इस इलाके में गरीबी थी, लोग परेशान थे, बहुत शिक्षा नहीं था इधर। सो उस वक्त क्या समझा गया कि जो लोग भी ये कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जो डिमांड है वो छोटा नागपुर पठार वालों का भी डिमांड है। ऐसी एक गलत अवधारणा सेट हो गई, जो तथ्यों के आधार पर मैंने अवलोकन किया है, पढ़ा है। अब जैसे हम जाएंगे कचहरी मोड़ लिखने के लिए, तो कचहरी मोड़ में मोड़ कैसे लिखें? MORE लिखेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो KUDMI था उसको KURMI समझ लिया, और उसके बाद इस इलाके में इसको भी इसी तरीके से समझ लिया गया, और ये समस्या वहाँ से उत्पन्न हो गई। आप रीजले का जब रिसर्च देखेंगे, 1913 का जब संदर्भ देखेंगे, 1931 का जब संदर्भ देखेंगे, तो इनको बताया गया कि ये एबॉरिजिन ट्राइब हैं। तो जब ये एबॉरिजिन ट्राइब हैं, तो ये जब विवाद उत्पन्न हुआ तो एक रिसर्च किया गया। 322 लोगों के DNA सैंपल लिए गए। कहाँ के? झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के। और ये 322 लोगों के DNA सैंपल को मैच कराया गया। तो 70% इनका सैंपल जो है ये मैच कर गया आपके ट्राइब से, आदिवासियों से, जिसमें संथाल भी हैं, हो भी हैं, मुंडा भी हैं। और 22 लोगों का मैच कर गया आपके अंडमान निकोबार वालों से। तो जब एक अनुवांशिकी, जब एक DNA मैच कर रहा है और इतने सारे ऐतिहासिक संदर्भ और तथ्य हैं, तो मेरा सिर्फ यही कहना है, स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार का फैसला है। इनको अपनी बात को तो रखने का अधिकार है, जिस तरीके से सरना धर्म कोड का बात को रखने का अधिकार हमारे आदिवासी भाई बहनों को है, उसी तरीके से इन भाई बहनों को भी अपने अधिकार को रखने का अधिकार सरकार के समक्ष है। हम और आप आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा।
आज झारखंड में ज़रूरत इस बात को लेकर के कि जो यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, पुनर्वास हो रहा है, यहाँ की स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ की नियोजन नीति नहीं है, यहाँ पर पलायन है, यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर ज़मीनें लूटी जा रही हैं, इस पर एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए। अगर हम आदिवासी और मूलवासी और महतो और मांझी भाई भाई साथ में लड़ेंगे तो कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा। तो मुझे लगता है कि जो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात को उठा रहे हैं उनको उठाने दीजिए। आप भी अपनी बात उठाइए, लेकिन आपस में हम लोगों को संघर्ष नहीं करना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहूँगा। अब सवाल यह भी कई लोगों में है कि मेहता, महतो, कुर्मी और कोयरी, तो ये मतलब क्या, कौन है आखिर आप लोग? अलग अलग बटे हुए हैं? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। कोयरी एक अलग जाति है, कुर्मी एक अलग जाति है। झारखंड के अंदर जो महतो टाइटल है वो हमारे यादव भाई लोग भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं, कोयरी भी लिखते हैं, कुछ तेली भी लिखते हैं। तो काफ़ी समूहों में एक्चुअली महतो टाइटल के पीछे जो एक संदर्भ है, जो बाप दादाओं ने सुनाया है, कि गांव घर में जो न्यायप्रिय व्यक्ति होता था, जो सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता था, जो गांव घर में किसी विवाद को सुलझाता था, जैसे कहते हैं ना कि गांव के प्रधान, मुंडामान की व्यवस्था, तो ऐसे ही एक महतो, ये महतो हैं, ये एक टाइटल था पद के तौर पर। हाँ, एक उसी तरीके का। तो ये टाइटल तमाम लोग यूज करते हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ KUDMI जो है कुर्मी वालों की ये अपनी स्टेटस की मांग है, छोटा नागपुर पठार की। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा नागपुर पठार के अंदर जो लोग हैं जो KUDMI लिखते हैं, जिनका भूलवश खतियान और कागजों में KURMI कर दिया गया, तो उनकी ये डिमांड है, उनका अपना टोटेम है। टोटेम क्या होता है इसको समझिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी संथाल हैं, वो सोरेन लिखते हैं, लेकिन हेम्ब्रम भी लिखते हैं जो संथाल के आदिवासी हैं, टूडू भी लिखते हैं, हांसदा भी लिखते हैं, मुर्मू भी लिखते हैं। तो ये हांसदा, मुर्मू, टूडू, सोरेन, हेम्ब्रम, ये एक टोटेम हो गया। ठीक उसी तरीके से KUDMI कम्युनिटी की मांग है कि वो उनका अपना टोटेम है। कोई केसरियार लिखता है, कोई बंसरियार लिखता है, कोई कछुआर लिखता है, कोई केटियार लिखता है, कोई शंखुआर लिखता है। ये उनकी टोटेम है। टोटेम क्या होता है कि जीव जंतुओं पर ये आधारित है और अपनी भाषा शैली भी है, कुड़माली। तो जैसे संथालियों के लिए संथाली भाषा है, तो इन्होंने कहा कि कुड़माली भी एक भाषा है, तो इसको भी आप 8वीं अनुसूची में डालिए। उनके अपने टोटेम हैं, तो हमारे भी टोटेम हैं। और इनका कहना है कि हमारी जो प्रथाएं हैं वो बिल्कुल ट्राइबल कल्चर से मिलते जुलते हैं, तो इनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। यही बात हम लोग कह रहे हैं और इसी पहलू पर हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। तो मैं यही समझता हूँ कि इनको अपनी बातों को रखने का अधिकार है और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी अपनी बातों को रखने का अधिकार है और सबके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे हमारे संगठन से भी कुछ लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता है, आप रख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सबको इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि जब कोई अपनी बात को सरकार से कह रहा है तो हम और आप आपस में ना लड़ें। ये बात तो सरकार से है, ये लड़ाई तो सरकार से है, ये केंद्र सरकार फैसला करेगा। और आप कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो अपना रिपोर्ट देगी और तमाम जो इन संस्थाओं की भूमिका है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। सड़क पर अब आदिवासी सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर बनने से कोई नहीं रोकेगा झारखंड को, अगर ऐसा होता है तो। झारखंड कभी मणिपुर नहीं बनेगा। झारखंड शांतिप्रिय स्टेट है, सरूल होता है, हम लोग साथ में नाचते हैं। आपका अभी कर्मा में हम लोगों ने साथ में नाचा है। और झारखंड की तमाम कला संस्कृति हो, चाहे वो करम हो, चाहे सरूल हो, चाहे टूसू हो, और कोई भी पर्व त्यौहार, ये झारखंड के अंदर अगर डहर पर नाचने में और अखड़ा में नाचने में एक सामाजिक एकजुटता दिखलाई पड़ती है, तो इस सामाजिक एकजुटता को कोई नहीं तोड़ सकता है। हम लोग मिल करके बचाएंगे। ये बिरसा की धरती है, ये निर्मल बाबू की धरती है, ये विनोद बाबू की धरती है, ये नीलांबर पीताम्बर की धरती है, ये सिद्धू कानू की धरती है, ये फूलो झानो की धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है, ये टिकैत उमराव की धरती है, मदरा मुंडा की धरती है। ये धरती सबकी है, तो हम लोग सब मिल कर के रहेंगे। इस राज्य को कोई भी
अशांत नहीं कर सकता है। सब सामाजिक समरसता के साथ रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। कई नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं इस पूरे मामले पर। आप और JLK ये दो पार्टी मुखर होकर सामने आई है, बाकी नेताओं को क्या कहेंगे? नहीं, सबके अपने विचार होते हैं लोकतंत्र में, सब अपने अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब सामाजिक तौर पर कोई कन्फ्यूजन पैदा होता है तो नेतृत्वकर्ता की ये जिम्मेवारी होती है कि समाज को वो एक क्लैरिटी दे, एक दिशा दिखाए, एक रास्ता दे, ना कि समाज को लड़ने के लिए छोड़ दे बीच दोराहे पर, रास्ते पर। हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सबको साथ लेकर चलने की परंपरा, साथ नाचने झूमने की परंपरा जीवंत रहे और हम सब लोग साथ नाचे झूमें। और इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए हम लोग संदेश दे रहे हैं कि ये झारखंड सबका है और अखड़ा में जिस तरह से हम लोग सब हाथ जोड़ करके नाचते हैं, वो नाचने की परंपरा जीवंत रहेगी और झारखंड लहलहाएगा, झारखंड खुशहाल होगा और झारखंड को एक तरीके से सुखी, संपन्न और देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जो भी संघर्ष हो सकता है हम लोग सबको करेंगे। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय की जो मांग है, आदिवासी सरना धर्म कोड की, पेशा कानून को सख्ती से लागू करने की, CNT SPT को सख्ती से लागू करने की, ज़मीनों की लूट को रोकने की, उनको मुआवजा देने की, उनके ज़मीन आप कहिए कि वनाधिकार कानून को लागू करने की, इन सारे मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जब भी आदिवासी समुदाय जहाँ भी लड़ेगा, जिस रूप में लड़ेगा, पहली पंक्ति पर खड़े होकर हम लोग उनको समर्थन देंगे और उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों की लड़ाई में तो अलग रास्ते पर वो चल पड़े। नहीं, देखिए, आप इस बात को समझिए कि कुछ लोग अगर सड़क पर उतरे हैं तो आप उसी पूरे समुदाय को नहीं जोड़ सकते हैं। आज भी कई लोग हैं जो इन बातों को समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसका व्यापक पैमाने पर विरोध होता, लेकिन छिटपुट रांची के कुछ इलाकों में लोग उतरे। तो आदिवासी समुदाय में जो हमारे बुद्धिजीवी भाई बहन हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि इनकी मांग सरकार से है और संवैधानिक है, तो इनको भी अपनी मांगों को रखने दिया जाए। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी भी बातों को सुना जाना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का, प्रोटेस्ट करने का, तो उस पर भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनको भी अधिकार है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको भी सुना जाना चाहिए, उनके क्या तर्क हैं, उनके क्या संदर्भ हैं, दोनों पक्षों को सुन करके एक निर्णायक फैसला लिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि आरक्षण और उनकी ज़मीन पर सीधा वार है ये। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए तो 1908 में यहाँ पर बना दिया गया CNT का कानून, लेकिन इस राज्य में यहाँ के नौकरशाह इतने बदमाश हैं कि भोले भाले आदिवासियों के, आज देखिए नगड़ी और चामा का जो मौजा है, जहाँ पर आप देखते हैं कांके रिजॉर्ट और क्या क्या बन गया है, रिजॉर्ट्स वगैरह, बड़े बड़े ज़मीनों की लूट क्यों हो रही है? सादा पट्टा के माध्यम से आदिवासियों की ज़मीन को लूट लिया जा रहा है। तो CNT का कानून रहने के बावजूद भी दूसरे रास्ते से आदिवासियों का ज़मीन लूटा जा रहा है, तो ये बचाने की ज़रूरत है। आज आप देखे होंगे कि पूरे खूंटी के इलाके में एक बार जब पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ, क्यों हुआ कि CNT में हल्का सा संशोधन की बात कही गई, आदिवासी समुदाय उग्र हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़मीन एक सबसे बड़ा विषय है और ज़मीन तो कोई लूट नहीं सकता है, कानून इतना सख्त है, लेकिन नौकरशाह जो हैं वो बदमाश हैं। वही जो हैं एक तरीके से, जैसे कई CO फंसे ना राज्य के अंदर ज़मीन की हेरफेर में, छवि रंजन फंसे ना ज़मीन के हेरफेर में, विनय चौबे फंसे ना ज़मीन के हेरफेर में, पूजा सिंघल फंसी ना खनन वाले मामले में, वीरेंद्र राम फंसे ना इंजीनियर साहब। तो ये जो नौकरशाहों का ये जो उदाहरण है, करप्ट नौकरशाह, ये झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। संरक्षण कौन देता है इनको? ये नौकरशाह बेलगाम है, इनको लगता है कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। झारखंड में एक कल्चर डेवलप हुआ है, नौकरशाहों में ये एटिकेट्स नहीं है कि वो नेताओं का सम्मान करें। आमतौर पर आप गौर करते होंगे कि इधर हाल फिलहाल में जो नौकरशाह फंसे वो ठीक है, कुछ लोग फंसे, इससे पहले सिर्फ नेता फंसते थे। हरिनारायण राय, NO सिक्का, मधु कोड़ा, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, नौकरशाह बच निकलते थे। अब देखिए, जब एजेंसियां सख्त हुई हैं तो नौकरशाहों के भी काले चिट्ठे खुल रहे हैं। तो यहाँ के नौकरशाहों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने झारखंड की जनता के अंदर एक अविश्वास पैदा किया है। आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है, नौकरशाही की जो विश्वसनीयता है, वो बहुत निचले पायदान में चली गई है और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को इस पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मैं समझता हूँ। एक आखिरी सवाल लेंगे। आप लोग बंगाल जा रहे थे,
सुदेश महतो से भी डीएसपी साहब की तीखी नोक जो कोई आप भी एसपी साहब से बात करें तो वो तर्क कुछ कोर्ट का दे रहे थे, क्या हुआ था वो? देखिए, जब हम लोगों ने बातचीत किया तो वो कहने लगे कि कोर्ट का आदेश है तो आप नहीं जा सकते हैं। कोर्ट का आदेश था, वो 20 तारीख के आंदोलन के लिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। हम लोग तो 20 तारीख के बाद जा रहे थे तो रास्ते में रोक दिया गया। सबसे पहली बात कि बंगाल पुलिस ने हम लोगों को जाने का परमिशन दिया, बंगाल पुलिस ने हमें सुरक्षा दी, और जब रास्ते में जाने लगे तो झालदा में रोक दिया, कहने लगे कि नहीं जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके जाने से ब्रेक हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पूछा कैसे ब्रेक हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति ख़राब है। हमने कहा स्थिति ख़राब है तो हम पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस वालों को भी चोट लगी। हमने कहा पुलिस वालों को चोट लगी तो पुलिस वालों से भी मिलेंगे, उनका भी हाल चाल जानेंगे, जाने तो दीजिए। उन्होंने कहा नहीं जाने देंगे। अंततः उन्होंने पीड़ितों से नहीं मिलने दिया। बहुत भारी सुरक्षा में वो लोग लेकर के हम लोगों को कोटशिला तक तो गए, लेकिन कोटशिला में जो आजसू पार्टी का कार्यालय है वहीं पर हम लोगों ने फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और महेश्वर हांसदा और तमाम जो शहीद हुए थे झारखंड आंदोलन के दौरान 5 लोग, उन लोगों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। और कुछ जो पीड़ित परिवार के लोग थे वो लोग वहीं पर मिलने आए, उनसे मुलाकात हुई, और फिर वहीं पर मीडिया को हम लोगों ने संबोधित किया। फिर वहीं से हम लोगों को वापस आना पड़ा। पीड़ितों के गाँव हम लोगों को जाने के लिए नहीं दिया गया। हालात कैसे हैं वहाँ पे, कितने लोग घायल हुए और कैसे लाठीचार्ज ये सब? ये बात सामने है कि 52 लोगों को जेल भेज दिया गया उठा करके, और पुलिस आंदोलन वाले में? हाँ, और गांव में कई लोगों को 107 जिनके ऊपर था पहले से, उन सब लोगों को उठाया गया, परेशान किया गया। कुछ पढ़ने लिखने वाले लड़कों को परेशान किया गया, नौजवान लोगों को परेशान किया गया। तो एक कह सकते हैं पुलिसिया जुल्म जो होता है वो वहाँ पर किया गया है। और किसके इशारे पे हो रहा है? अब जो सरकार में है उन्हीं की ये जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबल तो उनको ही मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या है। आप किसी नेता को जाने नहीं दे रहे हैं किसी गांव में कि आप पीड़ित से मिल सकते हैं। बताइए ये किस तरह का लोकतंत्र है? और ये बगल में हमारा पड़ोसी राज्य बंगाल, ये तो बहुत खराब। पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आप नहीं जाने दे रहे हैं। वो जाकर के लोगों की बात तो सुन सकते हैं, दर्द तो सुन सकते हैं, किसी की वेदना और पीड़ा को तो साझा कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया गया। जयराम महतो क्या कहेंगे उनके लिए? आंदोलन में काफ़ी सक्रिय दिखे, खूब फोटो वीडियो सामने आया कि पैर में फ्रैक्चर है। और मेरे भाई हैं, शुभकामनाएं हैं उनको, संघर्ष करें झारखंड के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और फिलहाल झारखंड को संवारने की ज़रूरत है। एक सवाल आया था उधर से, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कि कुछ लोग अब इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं, निशाना आप लोग ही थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आजसू 22 जून 1986 को बना, और कल विनोद बाबू की जयंती थी, और 4 फरवरी 1973 को जेएमएम बना था। और झारखंड के अंदर जब आजसू के संघर्ष को आप देखेंगे तो आजसू तो एक दिन में बना नहीं है। आजसू का अपना एक लंबा इतिहास है, और ये जो आंदोलन चल रहा है ये 75 सालों का आंदोलन है, ये आज का भी आंदोलन नहीं है। तो इस तरह की तर्क जिसमें नहीं है, जिन बातों में तर्क नहीं है, उन बातों का कोई महत्व नहीं है। तो जो लोग ये बात कहते हैं उनकी सोच बहुत सतही होती है, डेप्थ में जाकर के बातों को नहीं कह पाते हैं, इसलिए कुछ भी निकल जाता होगा। तो उन बातों पर हम लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर किस तरह से कुर्मी और महतो का क्या पूरा मामला है और कैसे आंदोलन सफल हुआ और अब तक क्या कुछ हुआ है, पूरे मामले पर जो है अपनी बात रखे। और सीधे तौर पर द न्यूज़ पोस्ट भी आपको इस पूरे आंदोलन से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएगा। अपने सहयोगी रतन के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।